हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एक और वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम रेलवे के पदों की श्रृंखला को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉइंट्समैन के बारे में। पॉइंट्समैन दोस्तों कौन होता है, क्या होता है, कैसे बनता है, कितना पेमेंट मिलता है, क्या क्या सुविधाएं मिलती है, सारी बिंदुओं को इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, उसके बाद जॉब प्रोफाइल, उसके बाद प्रिविलेज, उसके बाद सैलरी और प्रमोशंस के बारे में। तो सबसे पहले लेते हैं एलिजिबिलिटी को, यानी योग्यता को। तो बात आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर। तो यहाँ पर दोस्तों मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन पॉइंट्समैन बनने के लिए अभी जो भर्ती चल रही है, प्रेजेंट टाइम लेवल 1 के पदों के लिए आरआरसी के द्वारा नोटिफिकेशन दिया गया था, जिसमें आईटीआई और अप्रेंटिस को अलाउ किया था। लेकिन काफ़ी विरोध के बाद में यहाँ पर 10th को भी अलाउ किया गया है। लेकिन फ्यूचर रिक्रूटमेंट के लिए आपको कंपलसरी आईटीआई या अप्रेंटिसशिप कोर्स होना ज़रूरी है। इसके बाद में दोस्तों बात करें एज के बारे में, तो यहाँ पर 18 से 33 वर्ष अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स, यानी जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 18 से 33 वर्ष। और उसके बाद में अगर रिजर्व्ड कैटेगरी से आता है, आरक्षित वर्ग का कोई कैंडिडेट्स है, तो उनको भारत सरकार के नियमों के अनुसार जो छूट मिलनी चाहिए थी वो सभी छूट यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों फिजिकल फिटनेस की। तो यहाँ पर मैं बोलूँ कि जो दिव्यांगजन है, जो डिसेबल पर्सन है, वो इस पद के लिए यानी पॉइंट्समैन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। दूसरे पद जैसे लेवल 1 में दूसरे कई पद है स्टोर वगैरह के, तो वहाँ पर डिसेबल पर्सन एलिजिबल है, लेकिन पॉइंट्समैन के लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट मेडिकल स्टैंडर्ड की बात आती है, तो कैंडिडेट का मेडिकल स्टैंडर्ड A2 लेवल का होना चाहिए, जो मेडिकल क्लासिफिकेशन है पॉइंट्समैन के लिए। और दोस्तों A2 मेडिकल क्लासिफिकेशन में डिस्टेंस विजन की बात करें तो 6/9 दोनों आंखें होनी चाहिए, 6/9 विदाउट ग्लास। और नियर विजन में 0.6 अलाउड होता है, दोनों आंखें, वो भी विदाउट ग्लास। यहाँ पर फोगिंग टेस्ट नहीं होता है, दूसरे सभी टेस्ट होते हैं। अगर दोस्तों आपको रेलवे का जो मेडिकल क्लासिफिकेशन है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उसके ऊपर आपको सेपरेट एक विद रूल रेगुलेशंस, जितने भी रूल रेगुलेशन मेडिकल के एग्ज़ाम के लिए होते हैं, तो सारी डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अब बात आती है दोस्तों सिलेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर सिलेक्शन के लिए 2 स्टेज एग्ज़ाम होती है, जिसमें एक फिजिकल पीईटी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और एक होता है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है दोस्तों। पहले रिटन एग्ज़ाम होता है, तो सीबीटी जो एग्ज़ाम होता है उसमें 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें जीएस, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग होता है। और उसको क्वालिफाई करने के बाद में आपका होता है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया फिक्स किया है रेलवे बोर्ड ने, जिसमें जो मेल कैंडिडेट है उनको 35 kg वेट लिफ्ट करना होता है, 100 मीटर चलना होता है 2 मिनट के अंदर, और उसके बाद में दौड़ भी है, रनिंग भी है जो 1 किलोमीटर की होती है, उसको कंप्लीट करना होता है 4 मिनट और 15 सेकेंड के अंदर। ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 20 kg वेट लिफ्ट करना है, 100 मीटर चलना है 2 मिनट के अंदर। ये जो दौड़ है 2 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। एक बात का यहाँ नोट कर लेना दोस्तों कि जो वेट आपने एक बार लिफ्ट किया है उसको बीच में रखना नहीं है नीचे। 2 मिनट के अंदर 50 मीटर चल के अगर आपने नीचे रख दिया तो वो ऐसा अलाउ नहीं है, एक सिंगल टेक में आपको कंप्लीट करना होगा। इसके बाद में जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए दौड़ का 1 किलोमीटर का दौड़ करना होता है, और वो दौड़ दोस्तों कंप्लीट करनी है 5 मिनट और 40 सेकेंड के अंदर। यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम उनको दिया जाता है। अब इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों इस वीडियो का, जिसमें हम बात करेंगे जॉब प्रोफाइल के ऊपर। तो पहला महत्वपूर्ण और मैक्सिमम कार्य जिसको मैं बोल सकता हूँ, छोटे स्टेशनों पर तो अधिकतर वही काम होता है पॉइंट्समैन का, वो है ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज करना।
तो दोस्तों ऑलराइट सिग्नल एक्सचेंज क्या होता है, आपने देखा होगा कि एक साइड स्टेशन मास्टर सिग्नल दिखाता है, दूसरे साइड में एक और आदमी खड़ा होता है जो सिग्नल दिखाता है, इसी को ऑलराइट सिग्नल बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों गाड़ी जाने के दौरान पॉइंट्समैन की जिम्मेदारी होती है कि वो लॉक, हॉट एक्सल, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करें। अगर कुछ अबनॉर्मल वहाँ पर दिखाई देता है तो उसको तुरंत रिपोर्ट करें। तो ये ड्यूटी होती है सिग्नल एक्सचेंज करने के दौरान। उसके बाद में पॉइंट ऑपरेशन। तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर भारतीय रेलवे में अधिकतर जगह पर मैक्सिमम प्लेस पर मैनुअल पॉइंट, जो मैकेनिकल पॉइंट है उनका निकाल दिया गया है, उनकी जगह पर इलेक्ट्रिकल पॉइंट है जो ऑटो ऑपरेटेड होते हैं। लेकिन कुछ जगह पर मैकेनिकल पॉइंट आज भी अवेलेबल है जिनको मैनुअली ऑपरेट करना होता है, तो उनको ऑपरेट करने के लिए पॉइंट्समैन की आवश्यकता होती है ट्रेन ऑपरेशन के लिए। पॉइंट वो स्थान होता है जहाँ से ट्रेन अपना रूट चेंज करती है, यानी एक लाइन से दूसरी लाइन पर जाती है, तो वो पॉइंट होता है और उसको ऑपरेट करना पॉइंट्समैन की जिम्मेदारी होती है। इसके बाद में बात करें दोस्तों, जब फेल्यूर होता है, जो ऑटोमेटिक ऑपरेटेड पॉइंट होते हैं उनमें या सिग्नल फेलियर होता है, तो उस दौरान उसको भी मैनुअली ऑपरेट करना पॉइंट्समैन का जिम्मेदारी होता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, अगर स्टेशन का जो यार्ड का लिमिट होता है उसमें अगर कोई एलसी गेट पड़ता है, लेवल क्रॉसिंग गेट आता है, तो उस पर एज ए गेटमैन ड्यूटी भी पॉइंट्समैन ही करता है। दूसरा, जो बड़े स्टेशंस होते हैं जहाँ पर ट्रेनों के लोको चेंज होते हैं या वैगन्स चेंज होते हैं, उनको हटाना जोड़ना वो काम भी पॉइंट्समैन का होता है। नेक्स्ट, कोई गाड़ी आकर के अगर गाड़ी यार्ड में खड़ी होती है तो उसको सिक्योर किया जाता है, तो सिक्योरिंग का जिम्मेदारी भी पॉइंट्समैन का ही होता है। नेक्स्ट दोस्तों, शंटिंग के दौरान ट्रेन को गाइड करना भी पॉइंट्समैन का जिम्मेदारी होता है। अब बात करें दोस्तों, आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो को, उसमें हम बात करेंगे प्रिविलेज के बारे में। तो पॉइंट्समैन को क्या क्या प्रिविलेज मिलती है, तो पहली मिलती है दोस्तों पास पीटीओ, फ्री प्रिविलेज पास मिलता है और पीटीओ मिलते हैं। शुरुआत की जो 5 ईयर की सर्विस होती है उस दौरान उनको केवल एक ही फ्री प्रिविलेज पास मिलता है, बाकी पीटीओ मिलते हैं। प्री प्रिविलेज पास 3rd AC के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। और उसके बाद में लीव की बात करें तो यहाँ पर पॉइंट्समैन को या सभी रेलवे कर्मचारी को मिलती है ये 10 डेज CL मिलता है और 30 डेज का 1 ईयर में 2 बार मिलता है। 2 स्पेल में लीव मिलता है। LAP 30 दिन का होता है, LHAP होता है 20 दिन का। तो दोस्तों अगर आपको लीव के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी पहले एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। आई बटन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा जहाँ से भी उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके बाद में इम्पोर्टेंट पार्ट सैलरी की बात करें तो दोस्तों सैलरी की यहाँ पर जो लेवल 1 है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 1 का मिनिमम बेसिक पे होता है 18,000 रुपये और वर्तमान समय में जो DA का रेट है वो 28% है, तो बेसिक पर 28% आपको DA मिलेगा। नेक्स्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो सिटी के क्लासिफिकेशन पर भी निर्भर करता है, लेकिन अगर मान लो नॉर्मल स्टेशन पर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस आपका होगा 1800 लेवल 1 के लिए लगभग 1150 रुपये होता है प्रेजेंट DA रेट के। ये भी DA रेट पर डिपेंड करता है, DA के परसेंटेज पर। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों HRA की, तो हाउस रेंट अलाउंस भी इसमें मिलेगा आपको, जो भी सिटी का क्लासिफिकेशन में आप रहते हैं जहाँ पर भी आपका ड्यूटी प्लेस पड़ता है उसके अनुसार वो मिलता है। नेक्स्ट ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। दोस्तों ट्रैवलिंग अलाउंस केवल तभी मिलता है जब आपका हेडक्वार्टर से आप 8 किलोमीटर दूर ड्यूटी करने जाते हैं। मान लीजिए आप एक स्टेशन पर पोस्टेड है, किसी भी स्टेशन पर एक्स स्टेशन पर आप पोस्टेड हैं और आपको आपके सेक्शन में दूसरे स्टेशन पर ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए भेजा जाता है, वाई स्टेशन मान लीजिए, तो वहाँ का जो डिस्टेंस अगर 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर है तो आपको TA मिलेगा। और जो TA का रेट होता है दोस्तों फुल डे वर्किंग के लिए 500 रुपये है लेवल 1 के लिए, बाकी आगे जाने पर ये लेवल वाइज पड़ता है, लेवल के हिसाब से डिपेंड करता है।
तो इसके बाद में बात करें, एक अगर आप नाइट ड्यूटी करते हैं तो नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा, और किसी हॉलीडेज़ यानी नेशनल हॉलीडेज़ है इस तरीके से अगर आप उस दिन भी ड्यूटी करते हैं तो आपको नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलता है। डिडक्शन की बात करें तो यहाँ पर NTS है, GIS है और स्टेट टैक्स है। ये 3 डिडक्शन तो कंपलसरी होती है। तो ओवरऑल मैं सैलरी की एक बात करूं तो 25,000 से 30,000 के बीच में पेमेंट आपका हो सकता है आफ्टर डिडक्शन। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रमोशन के बारे में भी। तो यहाँ पर मैं प्रमोशन का जो प्रोसेस है उसको 3 भागों में बांट देता हूँ। पहला है LDC एग्ज़ाम, दूसरा है जो सीनियरिटी बेसिस आपके ही कैडर में प्रमोशन होते हैं वो, और तीसरा है दोस्तों GDC। LDC एग्ज़ाम के द्वारा जो पॉइंट्समैन हैं वो स्टेशन मास्टर, गार्ड, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट्स के जो पद हैं उनके साथ साथ कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के पदों के लिए भी योग्य होते हैं। तो जैसे डिवीज़न कोई भी वैकेंसी नोटिफाई करता है तो उसके लिए अप्लाई करके उस पद के लिए एग्ज़ाम दे करके उस पद को प्राप्त कर सकता है। लेकिन इस एग्ज़ाम को लिखने के लिए यानी LDC एग्ज़ाम देने के लिए कम से कम 3 साल का सर्विस कंप्लीट होना ज़रूरी होता है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों GDC के लिए। तो आप जिस पद का GDC एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं वो कोई भी रेलवे एम्प्लॉय अपने जोन में अगर वैकेंसी आता है तो भर सकता है। वहाँ पर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है वो कंपलसरी उसके पास में होना चाहिए, तभी वो GDC का एग्ज़ाम दे पाएगा। और दूसरे रेगुलर अपने कैडर के जो प्रमोशन है जिसमें लेवल चेंज होता है, काम तो वही करना होता है, ड्यूटी वही रहती है, जो प्रोफाइल चेंज नहीं होती है। आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये जो हमारा वीडियो है आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है वो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें, और अगर दोस्तों अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं NLIT कभी देखता हूँ तो मैं पाता हूँ वहाँ पर जो सब्सक्राइब पर्सन है वो केवल देखने वाले वो 10% से 15% के बीच में है, बाकी 80% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। प्लीज़ दोस्तों आप सब्सक्राइब कर दीजिए, हमको ज़रूरत भी है। आप जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो YouTube हमारे वीडियोज़ को, हमारी मेहनत को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूँगा और मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए और हमारे वीडियो देखते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।